हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें अपन ने कल पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की मांग किस प्रकार से की गई और कितने वहाँ उनके सदस्य थे संविधान सभा से। तो आज अपन पढ़ेंगे जो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, कितनी बैठकें हुई थी, किस बैठक में अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया था, इस तमाम बातों के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। उससे पहले वो थोड़ा वो कल वाला ब्रीफ में रिवीजन कर लेते, थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो कल अपन ने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, तो जो मुख्य मुख्य बातें उसको अपन दोहरा लेते हैं थोड़ी। तो 1940 में वो अगस्त प्रस्ताव आया था। इससे पहले भी मांग रखी थी वो अपने शीर्ष नेतृत्व ने। तो सबसे पहले अपन बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव 1946 में आया था, जो कि भारतीयों ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें वो द्वितीय विश्व युद्ध से वो जुड़ा हुआ मामला था और उसमें वो भारतीय जाना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में वो क्रिप्स मिशन आया, वो भी नहीं स्वीकार किया गया और उसके सिफारिशों पर भी संविधान सभा की मांग या संविधान सभा की गठन नहीं किया गया। उसके बाद है वो कैबिनेट मिशन आया था 1946, जो कि उसके वो सिफारिशों पर संविधान सभा की पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद में अपन ने देखा था कि कितने सदस्य थे टोटल, तो 389 सदस्य थे संविधान सभा में। कुल 389 सदस्य थे, उसमें से वो 296 है वो ब्रिटिश भारत से थे और 93 वो रियासतों से, वो राजाओं के द्वारा यहाँ रियासतों के जो प्रमुख होते उनसे वो मनोनीत होकर आते थे। और उसके बाद में अपन ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें निर्वाचित, कब हुआ निर्वाचन, तो निर्वाचन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। उसमें वो कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत पाई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने बहिष्कार है वो करना शुरू कर दिया संविधान सभा का। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो संविधान सभा के जो निर्वाचन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा हुआ था, और अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान से वो संविधान सभा के सदस्यों का वो निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रीति से हुआ। तो और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में गया था। 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता था संविधान सभा का एक सदस्य। और उसमें वो महिला कितनी थी, तो 15 महिला सदस्य थी, उसके बारे में भी अपन ने देखा था। तो आज अपन देखते हैं संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी या कार्यप्रणाली, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं क्लास को। तो एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, यानी कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा है वो स्वयं में जीवन ही है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को जीवन के रूप में ही लें। चलिए, तो आज अपन पढ़ते हैं तो संविधान सभा की उसकी कार्यप्रणाली या जो बैठकें हुई थी उसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस बैठक में वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उपाध्यक्ष, इसकी वो आज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो अपन ने कल देखा कि चुनाव तो हुआ थे कब, जुलाई अगस्त 1946, यानी कि 1946 में चुनाव हो गए थे। और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो 3 महीने बाद में क्यों हुई, तो इसमें वो इस अंतराल में जो मुस्लिम लीग थी वो बहिष्कार कर रही थी संविधान सभा की, तो इस कारण है वो डिले हुआ थे। जो 2-3 महीने बाद है वो प्रथम बैठक हुई। कब हुई प्रथम बैठक, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अस्थायी अध्यक्ष, ये सबसे वरिष्ठ थे। तो जो एक फ्रांसीसी परंपरा की वरिष्ठतम को प्राथमिकता दी जाती, तो उसमें वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो वरिष्ठतम थे, तो इनको वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और उसके बाद में है वो दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक हुई थी इसके जस्ट 2 दिन बाद, 11 दिसंबर को। कब,
11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बने थे प्रथम बैठक में, दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद हुई थी, उसमें वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया डॉक्टर राजेंद्र स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी के साथ BN राव, बघेल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार। और जो बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, उससे पहले बर्मा कहते, तो बर्मा के वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संविधान बनाने में इसकी वो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी BN राव की, तो है वो इनको है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था संविधान सभा की दूसरी बैठक में। और ये जम्मू कश्मीर के मंत्री भी रह चुके थे। और इसी के साथ है वो HC मुखर्जी को क्या नियुक्त किया गया, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और कालांतर में VT कृष्णामाचारी को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। VT कृष्णामाचारी, जो कि जयपुर के PM थे, VT कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष। तो यूँ कहें तो 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के। और उसके बाद में अपन देखें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और बघेल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और VT कृष्णामाचारी को भी कालांतर में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरी बैठक, जो कि महत्वपूर्ण है। तीसरी बैठक भी जस्ट 2 दिन के बाद हुई थी, 11 के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को तीसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक? थर्ड बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में रखा? तीसरी बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव, तो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उसके बाद अपन देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की क्या क्या विशेषता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का है वो एक तरह से अपन कह सकते हैं भारतीय संविधान की जो विशेषताएं और दर्शन है उसकी एक झलक थी उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ने से ये पता चल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अपन कह सकते हैं किस प्रकार से वो भारत के नागरिकों के लिए जो कानून व्यवस्था है वो बनाने जा रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक आउटलाइन या ओवरव्यू था, जिसे अपन भारतीय संविधान का दर्शन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं। उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता थी उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले तो संप्रभु स्वतंत्र संप्रभु, पहली विशेषता देख रहे हैं, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना करना। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य मतलब जो प्रमुख होता है, देश का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, तो उसे अपन गणराज्य कहते हैं। जिस देश में वो वंशानुगत ही प्रमुख बनता है देश का, तो वो गणराज्य नहीं होता है। तो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना करना तथा
तथा यानी कि भारत के भविष्य की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना, तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना या प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना, तो इसके लिए संविधान का निर्माण करना। अपन उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता पढ़ रहे हैं, संविधान का निर्माण करना। उसके बाद में अपन दूसरी विशेषता देखें तो अब संविधान बन रहा तो अब के भारत के जो अखंड भारत है उसमें वो कौन कौन शामिल होगा, तो उसके बारे में बात की गई। दूसरी विशेषता जो थी उद्देशिका की, उद्देश्य प्रस्ताव की, तो दूसरी विषय है कि भारत में कौन कौन शामिल होंगे। तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत यानी कि जहाँ पर भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था तो वो भारत में शामिल होंगे। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश भारत। दूसरा देसी राज्य रियासतें जो थी राज्य भारत की वो भी भारत में शामिल होगी। भारतीय राज्य या रियासतें, रियासतें कह सकते हैं, रियासतें जहाँ पर है वो राजाओं का शासन था, वो भी अखंड भारत में शामिल होगी या स्वतंत्र भारत में शामिल होगी। तीसरे अन्य भारतीय क्षेत्र, कौन कौन शामिल होगा तो वो देख रहे हैं। अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, तो ये भी वो अखंड भारत या स्वतंत्र भारत में शामिल होने थे। और चौथी विशेषता देखें तो अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहे, अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में अखंड भारत में शामिल होना चाहे। अन्य राज्य या क्षेत्र जो अखंड भारत में या भारत में शामिल होना चाहे। तो ये शामिल होने थे भारत में ब्रिटिश भारत जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, और भारतीय राज्य रियासतें वो भी भारत में शामिल होगी। और अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि गोवा, पुडुचेरी और अन्य राज्य या क्षेत्र जो अपनी स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से वो भारत में शामिल होना चाहे तो वो भी भारत में शामिल होंगे। उसके बाद में देखें तीसरा पॉइंट तो है वो, उसमें वो राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी। क्या? ऑटोनोमस गिव्स टू स्टेट, राज्यों को स्वायत्तता, राज्यों को स्वायत्तता दी जाए। ऑटोनोमस राज्यों को दी जाए, राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है रेजिड्यूटरी पावर वो भी राज्यों को दी जाए। तथा अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब जो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो संघ सूची के विषय होते हैं, और जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची के विषय होते हैं। और जो भी बसी कुछ और भी शक्तियाँ होती है जो संघ और राज्य दो सूचियों में नहीं है तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है। तो वो है उद्देशिका में को राज्यों में देने की बात की गई, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ अपन को पता है जैसे कि केंद्र सरकार के पास है, यानी कि संघ सूची के संघ के पास है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में वो अवशिष्ट शक्तियों को राज्य को देने की बात की गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाए। किसको? अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को। उसके बाद में अपन देखें चौथी विशेषता, तो न्याय कितने प्रकार का था उद्देश्य के प्रस्ताव में? 3 तरह का न्याय, 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय होना चाहिए लोगों में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इसके क्रम भी ध्यान रखना है शायद, इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी उद्देश्य प्रस्ताव में? तो 8 तरह की थी। जैसे कि प्रस्तावना में तो 5 तरह की, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव उसमें 3 एक्स्ट्रा थी। देखते हैं स्वतंत्रता। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? स्वतंत्रता 8 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता थी? तो सबसे पहले विचार, थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा व्यवसाय, संघ की स्वतंत्रता, यूनियन बना सकते हैं, और कार्य यानी कि एक्ट। तो ये स्वतंत्रता थी जो उद्देश्य प्रस्ताव में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा व्यवसाय, संघ और कार्य, ये 3 जो उद्देश्य प्रस्ताव में थी, लेकिन प्रस्तावना में ये 3 नहीं है, ये 5 ही है। हाँ, तो अब इसमें भी वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन की जो स्वतंत्रता है, तो विधि के जो नियम है उसके अंतर्गत रह करके ये स्वतंत्रता दी गई है। कानून और जो विधि के उसके मतलब उससे बाहर जाकर स्वतंत्रता भी नहीं दी गई है। तो अपन ने देख ली न्याय, स्वतंत्रता, और उसके बाद में वो जो विशेषता थी उद्देश्य प्रस्तावना की, वो समता। कितने तरह की समता थी? समता यानी कि समानता, समता। तो वो भी 3 तरह की थी। प्रतिष्ठा, स्टेटस, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता। कानून के सामने सब बराबर है, विधि के समक्ष समता। तो 3 तरह की है वो समता थी उद्देश्य प्रस्ताव में। उसके बाद में वो क्या प्रोविजन थे उद्देश्य प्रस्ताव में? तो उसके बाद में जो अल्पसंख्यक है उसके हितों के लिए विशेष जो प्रोटेक्शन दिया गया था। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के हितों के वो सुरक्षा के लिए वो बात की गई थी। अल्पसंख्यक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, जैसे SC, ST, OBC, इनके भी हितों के लिए विशेष प्रोटेक्शन दिया गया था। प्रोटेक्शन की बात की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। उसके बाद में देखें कि अखंड भारत में मतलब संपूर्ण भारत क्षेत्र में वो भारत का संप्रभु अधिकार होगा। अखंड भारत में भारत का संप्रभु अधिकार, अखंड भारत को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल, नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल, नभ, जल, थल तथा नभ, इन तीनों पर अब संप्रभु अधिकार बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब जो निर्णय स्वयं ले, बिना किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आए बिना।
संप्रभुधिकार। अखंड भारत को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ पर संपूर्ण या संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। उसके बाद में है वो विश्व कल्याण की बात की गई है, यानी कि विश्व में भारत का विशेष स्थान है, उसको बनाए रखना तथा विश्व कल्याण तथा विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बनाए रखना। विश्व शांति तथा मानव कल्याण, इसकी भी बात की गई अपने संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें मानव कल्याण। तो ये थी मोटे तौर पर जो उद्देश्य प्रस्ताव उसकी विशेषताएं। तो आज अपने उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता पढ़ी और उसकी वो जो बैठकें हुई थी उसके बारे में देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अपने मित्रों के साथ ये क्लास वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए थैंक यू।